मॉर्निंग थर्ड क्लास। मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ, व्योम व्याकरण पढ़ा रही हूँ। लेसन नंबर आपका है 15। कहानी लेखक, स्टोरी राइटिंग। मतलब स्टोरी राइटिंग मतलब होता है कहानी लेखक, कहानी लिखना, किसी का भी कहानी लिखना। साहित्य में कहानी का अपना महत्व है। इसका उद्देश्य शिक्षा देना तथा मनोरंजन करना होता है। कहानी अनुभव तथा कल्पना का समिश्रण होती है। ध्यान रहे कि कहानी का आकार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कहानी लेखक के लिए 3 बातें विशेष रूप में महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पात्र, घटना, कल्पना। कुछ कहानियों के उदाहरण। पिकनिक। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे। दोनों भाई बहन थे। भाई का नाम था सुनंद, बहन का नाम था संतोष। सुनंद और संतोष अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। मतलब अपने माता पिता की आदर करते थे, कहना मानते थे। वे समय पर पढ़ते तथा समय पर खेलते थे। मतलब समय से उनका हर काम होता था। अब बिना पूछे कुछ भी नहीं करते थे। उनके दादा दादी भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मतलब दादा दादी को उनके बच्चों से बहुत प्यार था। सुनंद दूसरी कक्षा में पढ़ता था। संतोष पहली कक्षा की छात्रा थी। सुनंद सेकंड क्लास में पढ़ता था और संतोष फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। मतलब फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट थी, छात्री थी। सभी अध्यापक तथा अध्यापिकाएं उनसे खुश रहते। मतलब उनसे बहुत खुश रहते हैं। एक दिन पाठशाला के सभी बच्चे पिकनिक के लिए मानसर झील पर गए। बच्चों ने झूले झूले, वहां हिरन भी थे। मतलब बच्चों ने जहाँ पे झूला झूले वहां पे एक हिरन भी था। झील में छोटी छोटी मछलियां थी। सभी ने नौकाओं पर बैठकर झील की सैर की और 3 घंटे तक बच्चे घूमते रहे। तब एक अध्यापिका ने सुनंद और संतोष से कहा, सभी बच्चों से कहो बस पे बैठ जाए। मतलब सुनंद ने बच्चों से कहा कि सभी लोग मतलब बस पे बैठ जाएं। सभी बच्चे बस पे बैठ गए। सभी बहुत खुश थे। अब क्यों खुश थे? क्योंकि उन्हें झूला झूले, हिरन देखा और झील के नौकाओं पे बैठकर उन्होंने सैर किया। इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। घर पहुंचकर सुनंद और संतोष ने पिकनिक की बातें सबको सुनाई। मतलब अपने माता पिता को सुनाई और दादाजी और दादा को सुनाई, दादी और दादाजी को सुनाई कि हम लोग बहुत जगह घूमे, हम लोग बहुत खुश हैं।
बात समझ में आई। सीतू, अब नीचे दिया गया है, बात समझ में आई। सीतू और गीतू का घर बहुत सुंदर था। घर के पास ही एक छोटा सा सरोवर था। सरोवर में 2 बत्तखें रहती थी। मतलब सीतू और गीतू घर के पास रहते थे और उस घर के पास सरोवर भी था। उस सरोवर में बत्तखें भी रहती थी। नीलू और पीलू, मतलब बत्तख का नाम था नीलू और पीलू। एक दिन सीतू और गीतू को अपने माता पिता के साथ शहर जाना था। गीतू ने नीलू और पीलू से कहा, हम सब शहर जा रहे हैं। मतलब गीतू मतलब सीतू और गीतू को कहीं जाना था अपने माता पिता के साथ। और गीतू ने नीलू से कहा, नीलू और पीलू से कहा, हम सब शहर जा रहे हैं, तुम सावधान रहना। मतलब नीलू और पीलू से कहा, तुम सावधान रहना, अच्छे से रहना। नीलू और पीलू बोली, क्रिक क्रिक जाए घर की हम रखवाली करेंगी। नीलू और पीलू ने बोला, क्रिक क्रिक। सीतू तुम जाओ, हम घर की रखवाली कर लेंगे, आप घर की चिंता मत करो। मतलब मत कीजिए। थोड़ी देर बाद रात हो गई। मतलब उनके जाते ही थोड़ी देर बाद रात हो गई। नीलू ने देखा कुछ लोग चुपके सीतू गीतू के घर में घुस रहे थे। नीलू ने देख लिया कि उसके घर में कोई चुपके जा रहा है, ये जरूर चोर होंगे। मतलब उसने ये सोचा कि जरूर कोई चोर होगा। पीलू बोली, नीलू भी सारी बात समझ गई, किंतु वे दोनों क्या कर सकती थी। नीलू ने पीलू से कहा, तुम यहीं रुको, मैं ढेचू गधे से बात करती हूँ। मतलब नीलू ने पीलू से कहा, मैं ढेचू गधे से बात करती हूँ। ढेचू ने बात सुनी तो गंभीर हो गया। कुछ तो करना होगा। वह बोला, चलो बूढ़ी पेड़ को जगाते हैं। पेड़ ने कहा, हमारी रखवाली करने वाले कालू कुत्ते को साथ ले जाओ। मतलब अपने साथ ले जाओ। सभी मिलकर सीतू गीतू के घर पहुंचे। पीलू ने बताया, चोर सभी घर के भीतर है। मतलब सबके घर में है। घबराओ नहीं, कालू कुत्ता बोला हमें मैना की सहायता लेनी होगी। मतलब कुत्ता ने बोला हमें मैना की सहायता लेनी होगी। मैना अपने घोंसले में सो रही थी। मैंने अपने घर में सो रही थी। मतलब घोंसला भी तो उनका, चाहे घोंसले बोलो चाहे घर बोलो,
चिड़िया के मैना के पक्षियों लोगों का भी तो मतलब घर होता है, उनका रहने का जगह होता है। सारी बात सुनकर वह भी सहायता के लिए तैयार हो गई। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। मतलब योजना का मतलब सभी मिलकर बातचीत करें। मतलब आइडिया बनाया। मैना बोली 1 2 3 1 2 3। अब ढेचू, गधा, कालू, कुत्ता और पीलू नीलू अपने अपने स्वर में बोलने लगे। मतलब अपने अपने ही आवाज में वो बोलने लगे, जैसे किर 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 करते हैं, ऐसे बोलने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर चिल्लाने लगे। चोरों ने इस प्रकार की आवाज कभी सुनी न थी। सभी पशु पक्षी चुप हुए तो मैना बोली, भागो भागो, पुलिस आई। चोर घबराकर भाग खड़े हुए। मतलब चोर पुलिस के नाम से ही भाग गया। घर लौट कर सीतू गीतू और उसके माता पिता ने देखा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जब उनके माता पिता घर गए तो उस घरों में देखा कि सभी सामान बिखरे पड़े हैं। वे समझ गए कि घर में चोर आया था। मतलब कोई ना कोई आया था, चाहे चोर हो चाहे कुछ भी हो, सामान बिखरा है। वस्तु किंतु बिना कोई वस्तु चुराए भाग गए थे। सीतू गीतू यह तो समझ गई कि नीलू और पीलू ने चोरों को भगाया था। मतलब सीतू गीतू दोनों समझ गए कि नीलू और पीलू का एक काम होगा जो चोरों को भगा सकता है। चोर सचमुच कैसे भागे थे यह भेद वे भी समझ नहीं पाए। जंगल का राजा। शेर बिल्ली की जाति का पशु कहा जाता है। बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। माना जाता है कि बिल्ली ने को वृक्षों पर चढ़ने की कला नहीं सिखाई। शेर की गर्दन पर उगे बाल इसे सुंदर पशु बना देते हैं। एक विशाल सिंह लगभग 10 फुट लंबा होता है। सिंह की गर्दन पर सुंदर बाल होते हैं। सिंह की गर्दन पर बाल नहीं होते। मतलब सिंह के गर्दन पे बाल नहीं होते। शेर इतना बलशाली होता है कि बड़े बड़े भेजों को खींचकर या पीठ पर लाद कर दूर दूर भगाता है। मतलब शेर पे इतनी ताकत होती है, शेर में इतनी ताकत होती है कि वो सबको भगा देता है, भगा के ले जाता है और चला जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है? शेर की गंध या हलचल से ही अन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, इसीलिए वो शेर का वो जंगल का राजा है। शेर की ऊंचाई दहाड़ सबको डरा देती है। शेर का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। वो इतनी ऊंचाई से भागता है कि शेर से सब लोग डर के भाग जाते हैं। और उसकी लगभग
200 किलोग्राम होता है। वह शेर एक चतुर और निडर शिकारी है। मतलब शेर चतुर भी है और निडर भी है, मतलब तेज भी है, डेंजरस भी है। शिकार को खाकर वह आलसी बनकर लेटा रहता है। मतलब शिकार को खाकर वो क्यों आलसी बना रहता है? हिरन को खा लेता है, जैबरा को खा लेता है, किसी को भी किसी चीज की भी वो शिकार करता है, मतलब किसी को भी खा लेता है। और वो क्या करता है? आलसी बन जाता है, क्योंकि उसका पेट भर जाता है। वह अकारण मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता। वो अकारण का मतलब क्या हुआ? मनुष्य पे क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब मनुष्य मतलब ऐसी मर जाता है तो उस पे मतलब ऐसे आक्रमण नहीं करता है। जब वो किसी को देख लेता है जिंदा तब वो शिकार करता है, और मरे हुए पे शिकार नहीं करता। सुंदरता, विशालता, वीरता और निडरता की विशेषताओं के कारण शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसीलिए वो जंगल का राजा है। ऊपर कौन खाएगा फल? मतलब पूछ रहा है कि कौन खाएगा फल। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। मतलब गंगा किनारे के आगे एक छोटा सा गांव था। वहाँ रामू नाम का एक किसान रहता था। एक आदमी था जिसका नाम रामू था, और वो किसान की खेती करता था। मतलब फूलों में पानी डालता था, गेहूं अनाज उगाता था। रामू सभी की भलाई के बातें सोचता, मतलब रामू सबके लिए भलाई सोचता था। गांव के लोग उसे रामू भक्त कहते थे। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था। मतलब रामू बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था। वह खेत में हल नहीं चला सकता था। मतलब बूढ़े होने के कारण वो खेत में हल नहीं चला सकता था। मतलब अनाज नहीं उगा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। वह खुरपी लेकर छोटी छोटी क्यारियों बनाता और उनमें फूलों और सब्जियों के पौधे लगा देता। मतलब छोटे मोटे काम करता था। छोटे मोटे जो जैसे सब्जियां हो गई, फल फ्रूट जैसे जो भी हैं, वो थोड़ा सा मतलब खोद के उसी में बो लिया करता था। पौधे मतलब उसी में पौधे लगा लिया करता था, चाहे कुछ भी हो लेकिन लगा लिया करता था। रामू भक्त पक्षियों को दाना खिलाता, मतलब पक्षियों को भी दाना खिलाता था। वह सभी से कहता, प्रतिदिन एक वृक्ष लगाऊं। एक दिन रामू भक्त सुबह सवेरे उठा और मतलब रामू सभी से मतलब बोलता था कि मैं एक दिन रोज प्रतिदिन एक एक फूल लगाऊंगा। एक दिन रामू भक्त सुबह सवेरे उठा और आंगन में एक बड़ा गड्ढा खोदने लगा। गड्ढे में उसने आम का
नन्हा सा पौधा रोप दिया। वह पौधे को पानी से सींच रहा था। तभी सेठ देवदास उधर से गुजरा, मतलब रामू के इधर से गुजरा। देवदास रामू भक्त से बोला, क्यों भक्त, जब तक यह पौधा वृक्ष बनेगा और फल देगा तब तक तुम जीवित रहोगे। बहुत लंबी उम्र लिखाकर लाए हो। रामू भक्त अपना काम करता रहा। मतलब देवदास अपने आप मतलब बोलता रहा। अब वो रामू भक्त अपना काम में लगा रहा, उसकी बातें नहीं सुन रहा था। आंगन में बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हो, वह मेरे दादा ने लगाया था। उसके फल मैंने खाए, मेरे बेटे और बेटी ने खाए। अब मेरे पोते और पोतियों भी उसके फल खा रहे हैं। मेरा पौधा बरसों बाद बड़ा होगा। ईश्वर जाने इसके फल को कौन खाएगा। देवदास जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। और ये सब जितना भी कह रहा है सब रामू कह रहा है, मतलब ये सब रामू कह रहा है। और देवदास जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। देवदास दूर जाता हुआ बोला, भक्त जी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। मतलब देवदास ने रामू से कहा कि रामू भक्त आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं घर जानकर धूप तेज होने से पहले ही आम का एक पौधा अपने आंगन में रोप देना चाहता हूँ। दिन भर रामू भक्त और सेठ देवदास दोनों बहुत खुश रहे। एक घने वन कबूतर और मधुमक्खी की कहानी। एक घने वन में बरगद का पुराना पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। बहुत से कोए, कबूतर, तोते उसे अपना घर मानते थे।